हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आईएएस पीसीएस जोन। दोस्तों, आज हम लोग इडुटेरिया का 12वें टेस्ट को बनाएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 11 टेस्ट को बना लिया है। आपने अभी तक उस टेस्ट को नहीं बनाया है तो आप उसे भी जरूर बना लीजिए। दोस्तों, यह जो 50 टेस्ट है यह प्रत्येक दिन आपको एक एक सेट आया करेगा। ठीक है, तो आज हम लोग 12वें सेट को कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, आप यकीन मानिए, यदि आप ये 50 टेस्ट बना करके परीक्षा देने जाएंगे तो आप अपने आप को बहुत ही बेहतर स्थिति में वहाँ पे महसूस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और दोस्तों से भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इसका फायदा हो सके। और अंत में आपका कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना देरी के वो वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, सिमुक निम्न वंशों में से किसका संस्थापक था? ठीक है, यानी सिमुक जो था वह किसका संस्थापक था? तो देखिए, चेर वंश का जो संस्थापक था दोस्तों, आपको मालूम होगा कि यूथियान चेरालाथन था। ठीक है, वही मैं चोल की यदि बात करूं तो चोल का संस्थापक कौन था? विजयालय था। संगम की मैं बात करूं तो संगम वंश का संस्थापक हरिहर एवं बुक्का था। ठीक है, और वही सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, सिमुक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन जो है सही सुमेलित यहाँ पे नहीं है? ठीक है, निम्न में से कौन यहाँ पे जो है सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहले आप देख लेंगे कि उदयगिरी गुहा अभिलेख यहाँ दिया है प्रभावती गुप्त, जो कि बिल्कुल गलत है। उदयगिरी या विदिशा अभिलेख, इसका संस्थापक कौन था? सॉरी, यह जो है किस शासक से संबंधित था? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित था। ठीक है, फिर मैं बात करूं यदि मंदसौर अभिलेख का, तो मंदसौर अभिलेख जो था दोस्तों वह मालवा नरेश यशु बर्मन से संबंधित था। वहीं मैं बात करूं एहोल अभिलेख का, तो एहोल अभिलेख जो था दोस्तों वह पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित था। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों के तीनों क्या है? गलत दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, इनमें से सभी के सभी क्या है? गलत है। नेक्स्ट प्रश्न है, इत सिंह भारत की यात्रा पर कब आया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सातवीं शताब्दी में। ठीक है, 7वीं शताब्दी के अंत में जो है इत सिंह भारत आया था। और उसके बाद जब ये भारत आया था तो यहाँ पे उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय तथा भारत का वर्णन किया था। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, जो इत सिंह आया था वो 7वीं शताब्दी के अंत में आया था और यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय की चर्चा की है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? ठीक है, तंजौर का जो राजराजेश्वर मंदिर है दोस्तों उसको किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज प्रथम ने। किसने बनवाया था? राजराज प्रथम ने तंजौर का राजेश्वर मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्ति की जा सकती है? ठीक है, निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? ठीक है, तो मुक्ति प्राप्त किसके अनुसार किया जाएगा? ज्ञान की प्राप्ति के बाद ही। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? ठीक है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय था उसके दरबार में 9 रत्न रहते थे, उसमें से कौन शामिल नहीं था, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बेताल भट्ट तो था ही, फिर धन्वंतरी था और कालिदास थे। ये तीनों के तीनों थे, लेकिन यहाँ पे पतंजलि जो दिया गया है दोस्तों, पतंजलि जो था वह पुष्मित शुंग के शासनकाल में था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस वायसराय के समय बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन गया में संपन्न हुआ था? ठीक है, तो यहाँ पे याद करेंगे, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग के समय में। ठीक है, लॉर्ड रीडिंग के समय में गया अधिवेशन हुआ था। गया अधिवेशन कब हुआ था? 1922 ईस्वी में। ठीक है, 1922 ईस्वी में, और CR दास जो थे इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी इसकी अध्यक्षता किसने किया था? CR दास ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रमुख विद्रोह एवं उसके नेता, ठीक है, या नेतृत्वकर्ता का सही मिलान यहाँ पे आपको करना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। पहले दिया गया है कि फकीर विद्रोह जो है 1776-77 मजनून शाह एवं चिराग अली इसके नेतृत्वकर्ता थे, बिल्कुल यह सही है। फिर भील विद्रोह 1825 से 31 सेवाराम इसके नेतृत्वकर्ता थे, बिल्कुल यह भी सही है। चुआर विद्रोह
1797 से 98 दुर्जन सिंह इसके नेतृत्व करता थे, बिल्कुल यह भी सही है। फिर चेरो विद्रोह जो कि 1800 ईस्वी में होता है, भूषण सिंह इसके नेतृत्व करता थे। तो यानी चारों के चारों कथन क्या है, सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन कथन यहाँ पे सत्य है। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के संबंध में कौन से कथन यहाँ पे सत्य है। तो देखेंगे, इसे मद्रास एवं बंगाल प्रेसिडेंसी के कुछ हिस्सों में पेश किया गया था, बिल्कुल यह सत्य है। यह थॉमस मुनरो का मौलिक विचार था, यह भी सत्य है। इस व्यवस्था में किसानों से जो है सीधा लगान लिया जाता था, बिल्कुल यह भी सही है। फिर इस व्यवस्था में किसानों को भूमि का स्वामी बना दिया गया था, बिल्कुल इसमें जो है किसान को ही भूमि का स्वामी बना दिया गया था। तो चारों के चारों कथन क्या है यहाँ पे, सत्य है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1, 2, 3 और 4 सत्य हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का वाइसराय कब नियुक्त किया गया था। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसके अनुसार तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि सत्ता हस्तांतरण के लिए 24 मार्च 1947 ईस्वी को भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ठीक है, 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना घोषित किया गया, जिसमें भारत विभाजन भी शामिल था। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में इटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। इस विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान दो जो है स्वतंत्र राष्ट्र की घोषणा की गई। ठीक है, तो आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी ने 1943 ईस्वी में मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से किसके लिए जो है उपवास किया था। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखेंगे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की हिंसा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए। ठीक है, आपसे यदि पूछा जाएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब शुरू हुआ था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है दोस्तों 8 अगस्त, याद रखेंगे 8 अगस्त 1942 को शुरू होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, असहयोग आंदोलन। ठीक है, असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम में कौन सा कार्य जो है शामिल नहीं था। ठीक है, इनमें से कौन सा कार्य शामिल नहीं था। तो पहले इसमें देखेंगे, सरकारी कामकाज का बहिष्कार किया गया था, बिल्कुल सही है। सरकार को पुरस्कार लौटा दिया गया था, बिल्कुल यह भी सही है। फिर सरकारी शिक्षण संस्थानों का बहिष्कार किया गया था, यह भी सही है। फिर संवैधानिक साधनों के माध्यम से स्वरोजगार प्राप्त करना, ये उसमें जो है शामिल नहीं था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा संयुक्त अधिवेशन, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन जो है निम्न में से किस विधेयक के संदर्भ में बुलाया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए किस में बुलाया जाएगा, तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे कि साधारण विधेयक के मत पे तो बुलाया जाएगा या नहीं। ठीक है, साधारण विधेयक के मत पे बुलाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर वित्तीय विधेयक के जो है वित्तीय विधेयक के मामले में भी बुलाया जाए, लेकिन धन विधेयक और साधारण संविधान संशोधन विधेयक के मामले में नहीं बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 इसमें सही है, यानी ऑप्शन ए, 1 और 3। ठीक है, साधारण विधेयक और वित्त विधेयक, इसी मामले में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। ठीक है, 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के मूल संविधान में राज्यसभा सदस्यों के लिए कार्यकाल निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो कितने वर्ष के लिए निर्धारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। देखिए, भारतीय मूल संविधान में राज्यसभा के सदस्य के लिए कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। ठीक है, इसे संसद पर छोड़ दिया गया था। तत्पश्चात सांसद ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के आधार पर, ठीक है, 1951 के आधार पर इसकी अवधि जो है 6 वर्ष निर्धारित की थी। तो उस समय जो है कोई भी यहाँ पे जो है कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई थी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस में भारतीय संविधान के अंतर्गत समान नागरिक संहिता का उपबंध शामिल है। ठीक है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस निकाय का भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं है? ठीक है, कौन से निकाय का संविधान भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्षेत्रीय परिषद का। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद का। नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में से कौन सा ये जो है नहीं है? ठीक है, उच्च न्यायालय के। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। परामर्शदायी क्षेत्राधिकार जो है उच्च न्यायालय के मुख्य क्षेत्राधिकार में शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? ठीक है, विधान परिषद नहीं है। तो देखिए आप ये याद कीजिएगा कि 6 राज्य में है। ठीक है, 6 राज्य में है, तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, बताइएगा कि कौन वो 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया गया ऑप्शन में इसमें से कौन में नहीं है? तो देखिए पहले दिया गया है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में हो जाएगा। यहाँ पे याद रखेंगे जो साउदर्न इंडिया है वहाँ पे आप देखेंगे तो कर्नाटक में है। ठीक है, महाराष्ट्र में भी है और कर्नाटक में भी है, और उसके बाद आंध्र प्रदेश में है और तेलंगाना में है। 4 राज्य तो यहीं पे हो गए। ठीक है, और 2 राज्य जो है उत्तर भारत का है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, कि वो 2 राज्य कौन सा है जहाँ पे विधान परिषद है। ठीक है, तो यहाँ पे तमिलनाडु नहीं होगा क्योंकि तमिलनाडु यहाँ पे है। ठीक है, तो तमिलनाडु नहीं होगा इसमें शामिल। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। पंचायत चुनाव कराने का निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? पंचायत चुनाव। ठीक है, पंचायत चुनाव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, राज्य सरकार के द्वारा। ठीक है, राज्य सरकार के द्वारा जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन जो है 8वीं अनुसूची के भाषा से संबंधित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 36वां संविधान संशोधन अधिनियम 1975। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एशियाई जंगली गधा कहाँ पाया जाता है? एशियाई जंगली गधा जो है वह कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, कच्छ का रण में। कहाँ पाया जाता है? कच्छ का रण में एशियाई जंगली गधा पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेवा में। कहाँ है? विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बायोम में सबसे कम तापांतरण पाया जाता है? कौन सा बायोम है जहां सबसे कम तापांतरण पाया जाता है, मतलब तापमान में अंतर पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सदाबहार वर्षावन बायोम में। ठीक है, यहाँ पे जो है तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता है, यानी तापांतरण कम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस शहर को निरंतर बहने वाले झरनों का शहर कहा जाता है? ठीक है, निरंतर बहने वाले झरनों का शहर किसको कहा जाता है? तो वह कहा जाता है क्वीटो को। किसको कहा जाता है दोस्तों? क्वीटो को। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? गोल्फ की गेंद का वजन कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 45.94 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाचस्पति पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? वाचस्पति पुरस्कार, तो यह दिया जाता है संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, याद रखेंगे, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में वाचस्पति पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति को गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है? गुरु जी के उपनाम से। ठीक है, तो गुरु जी के उपनाम से जाना जाता है MS गोलवकर को। ठीक है, किनको जाना जाता है? MS गोलवकर को। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लीम और नूरालीम, ठीक है, लीम और नूरालीम किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागालैंड का। लीम और नूरालीम। ठीक है, लीम और नूरालीम जो है वह कहाँ का लोक नृत्य है? नागालैंड का। नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धनबाद में। ठीक है, केंद्रीय खनन अनुसंधान कहाँ स्थित है? धनबाद में। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक यानी आईडीबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1964 में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, मेघालय के नए राज्यपाल कौन बनाए गए हैं? मेघालय के, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पी चौहान। कौन है? पी चौहान जो है मेघालय के नए राज्यपाल हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शैली ऐप को किस राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया है? शैली ऐप को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल 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 सरकार के द्वारा। ठीक है, शैली ऐप को केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, 10 लीग 4, ठीक है, 10 लीग 4 युद्धाभ्यास 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? 10 लीग, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया, इसका विषय यानी कि थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वाटर विजन 2047। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? ठीक है, अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध जो है किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉक्सिंग से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बीके प्रसाद को। ठीक है, राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 मिला है बीके प्रसाद को। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन है? ठीक है, कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनाहत सिंह। कौन थे दोस्तों? अनाहत सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली, ठीक है याद रखेंगे, किस खिलाड़ी के नाम पर जो है रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? किस खिलाड़ी के नाम पर जो है रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रानी रामपाल के नाम पर। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? ठीक है, वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार हेतु चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लुइस कैफेरेली को। ठीक है, किसको चुना गया है? लुइस कैफेरेली को। नेक्स्ट प्रश्न है, किसने कॉल बिफोर यू डाइज, ठीक है, किसने जो है कॉल बिफोर यू डाइज नाम से ऐप जारी किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी ने। किसने किया है? ठीक है, ADIG है ना, इसका मतलब डिजिटल होता है। ठीक है, कॉल बिफोर यू डिजिटल नाम से ऐप जारी किया है नरेंद्र मोदी ने। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश में हाल ही में घोड़ों जात्रा, ठीक है, घोड़ों जात्रा त्योहार को मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नेपाल में। कहाँ मनाया गया है घोड़ों जात्रा त्योहार? नेपाल में। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था यानी थीम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फॉरेस्ट एंड हेल्थ। क्या थीम था? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। नेक्स्ट प्रश्न है, NBD के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? NBD के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिस्र को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय द्वारा जो है निरस्त किया गया? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राहुल गांधी का। ठीक है, लेकिन फिर इसको जो है बहाल कर दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव यानी स्काई। ठीक है, सूर्य कुमार यादव। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए भारत और बांग्लादेश से। किससे संबंधित है? भारत और बांग्लादेश से। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एरिना सबलंका। किसने जीता है दोस्तों? एरिना सबलंका। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान ने। किसने किया है? राजस्थान ने। नेक्स्ट प्रश्न है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? ठीक है, ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी चौथा। कौन सा है? चौथा है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक देश एक उर्वरक योजना को
किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, कुल वाहनों में 30 इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? यानी कुल वाहनों में 30% जो है इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार द्वारा कब तक रखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2030 तक। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अमर सिंह को। किसको किया गया है? अमर सिंह को। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं? बोला टिनुबू। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी नाइजीरिया का। कहाँ के बने हैं राष्ट्रपति? नाइजीरिया का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितनी भारतीय महिला को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 महिलाएं को। ठीक है, विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली भारत की 6 महिलाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में वाई के अलग का निधन हो गया है, इनका संबंध जो है किस क्षेत्र से है? वाई के अलग का, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र से। ठीक है, ये क्या थे? एक अर्थशास्त्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, एक प्रभावी कोरियोलिस बल किस कारण होता है? एक प्रभावी कोरियोलिस बल जो है किस कारण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पृथ्वी का घूर्णन से। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सारगैसो सागर कहाँ स्थित है? सारगैसो सागर जो है वह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। ठीक है, सारगैसो सागर कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अटलांटिक महासागर में है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोटोपैक्सी। ठीक है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? कोटोपैक्सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन क्षेत्रों में मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। ठीक है, किन क्षेत्रों में जो है मृदा संरक्षण एक बड़ी समस्या है? तो उष्णकटिबंधीय वन प्रदेशों में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी श्रृंखला भारत के केवल एक राज्य में ही फैली है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा अजंता। ठीक है, अजंता श्रृंखला जो है भारत के केवल एक राज्य में ही फैली हुई है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी जो है नहीं है? ठीक है, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे तो दिबांग, कामेंग और लोहित, ये तीनों के तीनों क्या है दोस्तों? ये तीनों के तीनों जो हैं वह ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, और इस नदी के लिए मैं लंबाई की बात करूँ दोस्तों, तो ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2918 किलोमीटर। ठीक है, याद रखेंगे 2918 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? तो तिब्बत के मानसरोवर झील से है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल कहाँ है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरके बैराज। ठीक है, हरके बैराज से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी जलोढ़ मिट्टी का। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी का जो है भारत में सबसे अधिक विस्तार है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑक्जेलिक एसिड का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्जेलिक एसिड का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, लुई पाश्चर को किस स्रोत के लिए जाना जाता है? लुई पाश्चर को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रेबीज का टीका की खोज के लिए। ठीक है, लुई पाश्चर रेबीज का टीका, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? पौधों में ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है? तो पौधों में जो ऊर्जा का अंतिम स्रोत है दोस्तों वह है सूर्य का प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधों में पादप काय के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जल एवं अन्य पदार्थों के संवहन हेतु विशिष्ट उत्तक जो है मौजूद होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी मार्सिलिया। ठीक है, क्या होगा? मार्सिलिया। नेक्स्ट प्रश्न है, चेचक यानी स्मॉल पॉक्स किस वायरस के कारण होता है? स्मॉल पॉक्स। ठीक है, तो स्मॉल पॉक्स जो है दोस्तों वह होता है बेरिसेला वायरस के कारण। ठीक है, कौन से वायरस के कारण? बेरिसेला वायरस के कारण। सबसे पहले तो ये जानिए स्मॉल पॉक्स क्या है? एक वायरस है।
ठीक है, यही आपसे पूछ लिया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडवाहिका के द्वारा। किसके द्वारा? अंडवाहिका के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, अस्थि कोशिकाएं एक हार्ड मैट्रिक्स में अंतः स्थापित होती है जो निम्न में से किसका बना होता है? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन अंग का भाग नहीं है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग जो है मनुष्य के उत्सर्जन अंग का भाग नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गर्भाशय। गर्भाशय जो है वह क्या है? मनुष्य के उत्सर्जन अंग का भाग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाधमनी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान की वह शाखा कौन सी है जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूजेनिक्स। क्या कहलाता है? यूजेनिक्स। ठीक है, वह विज्ञान की वह शाखा यूजेनिक्स जिसका उद्देश्य मानव जनसंख्या अनुवांशिक गुणवत्ता में सुधार करना होता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोशिका की वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य आवरण से अलग करता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या समानता है कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन और आर्सेनिक में? ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये सभी क्या है? गैर धातु हैं। ठीक है, ये सब क्या है? गैर धातु हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गर्म करने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में अपघटन निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तापीय अपघटन अभिक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, फिनोफ्थेलीन। ठीक है, फिनोफ्थेलीन को सिरके में डालने पर घोल का रंग क्या होता है? ठीक है, यानी कौन से कलर का हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रंगहीन होगा। क्या हो जाएगा? वो रंगहीन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संतृप्त हाइड्रोकार्बन है? ठीक है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन। नेक्स्ट प्रश्न है, सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? सोने को तांबे के साथ किस लिए मिश्रित किया जाता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सोने को कठोर बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकती है? उभयधर्मी ऑक्साइड। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, Zn। क्या हो जाएगा? Zn। नेक्स्ट प्रश्न है, जल शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? जल शोधन के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एलम। किसका प्रयोग किया जाता है? एलम का। नेक्स्ट प्रश्न है, डाल्टन का सिद्धांत निम्न में से किस नियम पर आधारित था? ठीक है, किस नियम पर आधारित था? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, रासायनिक संयोजन पर। ओके, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता एक आदर्श ट्रांसफार्मर में होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कंडक्टर का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? एक कंडक्टर का प्रतिरोध जो है किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, स्मॉल जी के मान की SI इकाई वही है जो डैश की SI इकाई है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्योंकि स्मॉल जी का SI इकाई वही है जो त्वरण की SI इकाई है, यानी दोनों का वही है। राइट आंसर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, हवा की गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? हवा की गति को मापने के लिए। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एनीमोमीटर का। किसका किया जाता है? एनीमोमीटर का। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने, ठीक है, यदि वायु प्रतिरोध को जो है नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ठीक है,
तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थिर रहेगा। क्या होगा, अस्थिर रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अस्थितिज ऊर्जा। ठीक है, अस्थितिज ऊर्जा जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता या घटता है। नेक्स्ट प्रश्न है, डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की प्रक्रिया जो है वह क्या कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, अपकेंद्रीकरण। क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीकरण कहलाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय बैंकों को विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं किस देश में है। भारतीय बैंकों की विदेशों में सर्वाधिक शाखाएं जो है वह किस देश में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूके। ठीक है, यूके यानी कि ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी मुद्रा का विनिमय मूल्य अन्य मुद्राओं की तुलना में जानबूझकर कम कर दिया जाता है तो इसे उस मुद्रा का क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस मुद्रा का क्या कहेंगे, अवमूल्यन हो गया। ठीक है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमांत उत्पादकता के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दिया गया है। ठीक है, तो पहला दिया गया है यह शून्य हो सकता है। बिल्कुल, सीमांत उत्पादकता क्या है, शून्य हो सकता है। यह ऋणात्मक भी हो सकता है। बिल्कुल, यह भी सही है। तो दोनों को दोनों सही है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 95, किस पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य जो है तीव्रतम एवं समावेशी विकास था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11वीं पंचवर्षीय योजना का। ठीक है, 11वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था तीव्रतम विकास एवं समावेशी विकास। लास्ट का जो 5 प्रश्न है, ठीक है, ये जो है मैथ्स का है। इसका मैं अभी यहाँ पे आंसर बता देता हूँ, आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 96 नंबर जो प्रश्न है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, फिर 97 नंबर जो प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे। 97 नंबर जो प्रश्न है दोस्तों, इसका राइट आंसर जो होगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, फिर 98 नंबर जो प्रश्न है, ओके, 98 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा देखेंगे ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और 99 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 99 नंबर का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और 100 नंबर जो प्रश्न है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए इस प्रकार हम लोगों ने यहाँ पे 100 प्रश्न को सॉल्व किया है। और आपका इसमें कितना प्रश्न सही हुआ है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।